नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य जगत की सशक्त कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी परिष्कार। तो आइए सुनते हैं कहानी। यूनिवर्सिटी कैंपस के फाउंटेन के पास खड़ी आकांक्षा ने झुंझलाकर रिस्ट वॉच पर दृष्टि डाली थी। पूरे 20 मिनटों से वहां खड़ी वह अक्षत की प्रतीक्षा कर रही थी। धीमे धीमे सिप करके कोक भी समाप्त हो गया था। व्यग्रता से सामने दृष्टि डालते आकांक्षा को पेड़ों के पीछे से आती अक्षत की सफेद कार दिखी थी। नहीं बोलना है उससे। कोक का खाली कैन डस्टबिन में डाल फाउंटेन के सामने वाली सीढ़ियों पर बैठ आकांक्षा ने किताब खोल ली थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आकांक्षा। जैसे ही कार निकाली अनुराग मिल गया। तुम तो उसे जानती ही हो, जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। किसी तरह उसे डिपार्टमेंटल स्टोर पर उतार भाग आया हूँ। अक्षत ने आते ही सफाई दी थी। आने की क्या जरूरत थी, उसी के साथ पूरा डे स्पेंड करते। आकांक्षा ने मान दिखाया था। ठीक है, वापस चला जाता हूँ। बेचारा लंच के लिए इनवाइट कर रहा था। मैंने सोचा शायद यहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत हो। लंच छोड़ने का इतना गम है? यहाँ 1 घंटे से अकेले हम एंजॉय कर रहे हैं ना। कहा ना भाई, अब गुस्सा छोड़ो। आओ पहले कैंटीन चलते हैं। कुछ ठंडा लोगी तभी दिमाग ठंडा होगा। अक्षत ने परिहास किया था। मैं पहले ही कोक ले चुकी हूँ, तुम्हें लेना हो तो ले लो। तुमने कोक ले लिया, मुझ तक ठंडक पहुँच गई। अक्षत शरारती हंसी हंस दिया था। तुमने वादा किया था अपनी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मुझे इंट्रोड्यूस करा दोगे, भूल गए ना? प्लीज़ अक्षत, मुझे कुछ ज़रूरी रेफरेंस बुक्स चाहिए, चलो ना। इस तरह प्यार से कहो तो आकाश के तारे भी तोड़ लाऊंगा। बस 2 मिनट। कल जो नमूना रखा था उसकी प्रोग्रेस देखता चलूं। ओके। अक्षत के साथ आकांक्षा भी उसके डिपार्टमेंट में चली गई थी। शीशे के जारों में रखे उन अजीब नमूनों को देख उसे न जाने कैसी वितृष्णा सी हो उठी थी। शोध छात्रों के नमूने कल्चर प्लेट्स में ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स ग्रो कर रहे थे। इन विकृत नमूनों से ही हम सुंदर आकृति दे सकेंगे आकांक्षा, अक्षत ने उसे बताया था। तुम्हें ये शोध कार्य अच्छा लगता है अक्षत? कभी किसी तरह की ऊब नहीं लगती? आकांक्षा विस्मित थी। किसी टूटी फूटी व्यर्थ की वस्तु को सुंदर सुडौल रूप देकर जो आनंद मिलता है वो कल्पनातीत है आकांक्षा। तुम्हें अपनी शोध सफलता पर पूरा विश्वास है अक्षत? सुना है कभी वर्षों के श्रम व्यर्थ चले जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियर हूँ मैडम, जीन सुधारने में महारत हासिल करके ही रहूँगा, साहस से कहा था अक्षत ने। जारों में सुरक्षित नमूनों को देखती आकांक्षा के पास आकर अक्षत ने पूछा था, क्या देख रही हो आकांक्षा? विकृति के साथ रह पाना क्या आसान है अक्षत? काश किसी सजीव नमूने को सामने रख एक्सपेरिमेंट कर पाता। मतलब? तुम नहीं समझ सकोगी आकांक्षा। एक ऐसा जुनून सा उठता है, कैसे किस तरह अविकसित मस्तिष्क, प्रकाश रहित आंखें और टेढ़ी मेढ़ी अविकसित मांसपेशियों को सुधार कर रख दूं। मुझे तो ये सब सोचकर भी घबराहट सी होती है अक्षत। ये देखो, एक ऐसा मानव नमूना जिसकी न आंखें थी न कान। वॉट ए ट्रेजेडी। जनरली ऐसे नमूने ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते, वरना ये राक्षस पिता को खा जाता। अचानक ये वाक्य जैसे आकांक्षा के मुंह से फिसल गया था। विस्मित अक्षत ने मुड़कर आकांक्षा को निहारा था। अक्षत, आई एम नॉट फीलिंग ओके। मैं जा रही हूँ। सफ़ेद पड़े चेहरे के साथ खुली हवा में पहुँच पाने के लिए मानो आकांक्षा उतावली हो उठी थी। लगभग भागते हुए वह डिपार्टमेंट के बाहर वाले लॉन में पहुंची थी। पीछे से आए अक्षत के स्वर में घबराहट थी। क्या हुआ आकांक्षा? एनी प्रॉब्लम? नथिंग। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वापस जा रही हूँ, दैट्स ऑल। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं अक्षत, मैं कार लाई हूँ। पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अचानक हल्का सा चक्कर आ गया था। तुम परेशान मत हो अक्षत, कल मिलेंगे।
विस्मित अक्षत को वहीं खड़ा छोड़ पार्किंग प्लेस से कार निकाल आकांक्षा ने अपार्टमेंट की ओर गाड़ी मोड़ दी थी। अपार्टमेंट के अपने रूम में पड़े पलंग पर आकांक्षा गिर सी पड़ी थी। 12 वर्ष पूर्व की उस घटना ने उसे उद्वेलित कर दिया था। आकांक्षा के जन्म के 8 वर्ष बाद उस भाई नामधारी जीव ने जन्म लिया था। उसे देख डॉक्टर स्तब्ध रह गए थे। प्रकाश विहीन नयन और स्वर विहीन कान, मांस का सजीव लोथड़ा जिससे कोई आशा नहीं। हे भगवान, ये दंड क्यों दिया? माँ रो पड़ी थी। पिता के पास माँ को सांत्वना देने के लिए शब्द भी कहाँ शेष थे। डॉक्टरों ने निराशा सूचक सिर हिला दिए थे। नहीं, कुछ भी कर पाना संभव नहीं था। किसी मित्र ने सांत्वना सी दी थी, ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन नहीं जीते। पिता तड़प उठे थे। अगर आप चाहें, इस बच्चे को मेडिकल कॉलेज के विकलांग विंग में रखने की व्यवस्था की जा सकती है, एक सदैव डॉक्टर ने सुझाव दिया था। नहीं नहीं, पराए हाथों मेरा बच्चा नहीं पलेगा। माँ विलख पड़ी थी। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता कहाँ नहीं गए थे माँ और बाबा, पर उनके जीवन का अंधकार गहराता ही गया था। चाह कर भी बाबा डॉक्टरों के सुझाव स्वीकार नहीं कर सके थे। माँ हमेशा बीच में आ जाती थी। मैं अपने बेटे को अपने से अलग नहीं करूँगी, मैं इसे पालूंगी, बड़ा करूँगी, भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। घर में वह भाई नामधारी जीव बड़ा होने लगा था। बिस्तर पर पड़े उस भाई को बचपन में आकांक्षा कौतुक से देखा करती। माँ उसका लाड़ करती, माथे पर काजल का टीका लगा देती थी। जिस बच्चे का अस्तित्व ही आतंकित करे, उसके माथे पर नज़र का टीका। वर्ष बीतते गए। आकांक्षा ने 10वीं कक्षा पास कर ली थी। बाबा को किसी ने बताया था, अगर वह चारों धाम की दर्शन यात्रा कर लें तो शायद भगवान कोई चमत्कार कर दे। इतने विद्वान बाबा ने माँ का मन रखने के लिए चारों धाम जाने का निर्णय ले लिया था। भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे, हमारे बेटे को नेत्रों की ज्योति मिल जाए, रुंधे गले से माँ ने प्रार्थना की थी। बाबा एक धाम की यात्रा भी तो पूरी नहीं कर सके थे। बस दुर्घटना में उनकी मृत्यु की सूचना ही आ सकी थी। पड़ोस की किसी स्त्री को फुसफुसाते आकांक्षा ने सुना था, बेटा क्या राक्षस जन्मा है, बाप को भी खा गया। आकांक्षा आपाद मस्तक सिहर गई थी। भाई को कोई नाम नहीं दिया गया था। उस स्त्री की बात सुनते ही आकांक्षा ने उसका नामकरण कर दिया था, राक्षस। पलंग पर पड़े पड़े उसे नित्य क्रियाओं से निवृत्त होते देख आकांक्षा का मन वितृष्णा से भर उठता था। माँ लाड से उसे खिड़की के सीखचे पकड़ा खड़ा करने लगी थी। लड़खड़ाते कदमों से उसे 2-4 कदम चलता देख माँ के मन में आशा का संचार हो आता था। शायद एक दिन वह ठीक हो जाए, उनके सारे संकट कट जाएं। बीएससी प्रीवियस में आकांक्षा के फिजिक्स में सर्वाधिक अंक आए थे। रजत चिढ़ गया था। एक लड़की फिजिक्स जैसे विषय में टॉप करे, धिक्कार है। आकांक्षा को जिस पुस्तक की जरूरत होती वही रजत को चाहिए होती थी। कभी आकांक्षा कोई विशेष पुस्तक अपने लिए रिजर्व कराती तो रजत का पहले से ही रिजर्वेशन रहता। दोनों की प्रतिद्वंदिता दूसरों के मनोरंजन का कारण बन गई थी। एक दिन आकांक्षा गुस्से में बरस पड़ी थी। क्या बात है मिस्टर रजत, मेरी किताबों की यूं जासूसी करते शर्म नहीं आती? जासूसी भी करूंगा, वो भी निर्जीव किताबों की। कमाल करती हैं आकांक्षा जी। जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी पाने में खुशी होगी। मसलन आपको ही ले लें, आपके बारे में जानकारी पाकर सचमुच खुशी होगी मुझे। रजत हंस रहा था। क्रोध से आकांक्षा के कान तक जल उठे थे। अपने प्रति आपकी उत्सुकता जानकर मैं खुश हो जाऊंगी, ऐसी मूर्ख नहीं हूं। बहुत देखे हैं आप जैसे। मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, समझे? लाइब्रेरी छोड़ आकांक्षा बाहर चली गई थी। स्पष्टतः लाइब्रेरियन का सुपुत्र रजत की मदद करता था। आकांक्षा ने कॉलेज लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया था। जिस पुस्तक की ज़रूरत होती वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से ले आती। यूनिवर्सिटी में पिता के मित्र फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही प्रोफेसर थे। देर रात तक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बैठी आकांक्षा नोट्स उतारती रहती थी।
घर में उसे न जाने क्यों कुछ उद्विग्नता सी बनी रहती थी। उस विचित्र से भाई का अस्तित्व आकांक्षा को घर में सामान्य नहीं रहने देता था। एक दिन काफी देर से घर लौटते समय रजत ने राह रोक क्षमा याचना की थी। मुझे क्षमा नहीं कर सकोगी आकांक्षा? किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? मेरे कारण इतनी दूर इस लाइब्रेरी में जो आना पड़ता है। सच, मैं स्वयं को बहुत अपराधी पाता हूँ आकांक्षा। आप व्यर्थ ही अपराध बोध पाल रहे हैं रजत जी। यहाँ अधिक पुस्तकों की सुविधा है, इसीलिए यहाँ आती हूँ। रजत की क्षमा याचना आकांक्षा को पिघला गई थी। चाह कर भी वह उससे नाराज नहीं रह सकी थी। उस दिन के बाद से दोनों की प्रतिद्वंदिता मित्रता में बदल गई थी। किसी पुस्तक में कुछ नया पाने पर दोनों उसे बांट लेते थे। क्लास के बाद साथ ही लाइब्रेरी जाते और घर लौटते थे। बीएससी फाइनल का परीक्षाफल आ गया था। आकांक्षा ने 2 अंक अधिक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाया था और रजत द्वितीय स्थान पर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस आकांक्षा। नहीं रजत, तुम्हें फर्स्ट आना चाहिए था। कम ऑन माय डियर, यू डिजर्व दिस। मैं तुम्हारी प्रसन्नता से बहुत ही प्रसन्न हूँ। एमएससी ज्वाइन कर रही हो ना? सोचती हूँ केमिस्ट्री ज्वाइन कर लूँ। एप्लीकेशन भेज रही हूँ। फिजिक्स में टॉप करके दूसरा विषय चुनोगी आकांक्षा? यहाँ तुम एमएससी में भी टॉप करके यूजीसी स्कॉलरशिप पालोगी या विदेश जा सकती हो। फिजिक्स में तुम ही टॉप करो रजत। मुझे केमिस्ट्री में द्वितीय स्थान मिला है। चाहती हूँ वहाँ प्रथम आने का प्रयास करूँ। तो यूं कहो मुझ पर दया कर रही हो। मेरी भी एक बात सुन लो आकांक्षा, मैं किसी की दया का मोहताज नहीं। रही बात टॉप करने की, तो क्या जरूरी है प्रथम स्थान हम दोनों में से ही किसी को मिले? कोई तीसरा भी तो हो सकता है ना। अगर तुम मेरी प्रतिद्वंदी ना रही तो प्रथम आने की प्रेरणा कहाँ से पा सकूंगा? अंततः दोनों ने फिजिक्स में ही एमएससी किया था। उस बार फाइनल परीक्षा में रजत को स्वर्ण पदक मिला था। बधाई देती आकांक्षा से रजत ने कहा था, कहीं जानबूझकर तो तुमने मेरे लिए ये स्वर्ण पदक नहीं छोड़ दिया आकांक्षा? उतनी उदार नहीं हूँ रजत। मैंने कम श्रम तो नहीं किया था, पर विजयश्री तुम्हें मिली। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ रजत। हमारी प्रसन्नता अलग अलग तो नहीं, हम दोनों जीवन की हर चीज साथ ही शेयर करेंगे आकांक्षा। रजत कुछ भावुक हो चला था। रजत प्रशासनिक सेवा की तैयारी में जुट गया था और आकांक्षा ने शोध कार्य प्रारंभ किया था, किंतु संध्या का समय दोनों का साथ बीतता था। आईएएस बनकर सबसे पहला काम क्या करोगे रजत? तुमसे विवाह करूंगा आकांक्षा। रजत हंस दिया था। मेरी स्वीकृति लिए बिना ये निर्णय? तुम्हें अपने पर बहुत विश्वास है रजत। अपने पर नहीं, तुम्हारे निर्णय पर विश्वास है आकांक्षा। ठीक पहचाना ना? रजत शरारती हंसी हंस दिया था। आकांक्षा ने सिर झुका दिया था। प्रशासनिक परीक्षा के परिणाम पर दृष्टि डालती आकांक्षा हर्ष विभोर हो उठी थी। रजत का नाम प्रथम 10 सफल प्रत्याशियों में चमक रहा था। 4 दिन बाद भोपाल से रजत के माता पिता उससे मिलने आ पहुंचे थे। अपने पुत्र के लिए मां से उन्होंने आकांक्षा को मांगा था। प्रसन्नता से मां का थका मुख चमक उठा था। आकांक्षा के पिता नहीं हैं, अन्यथा रजत सा दामाद पा कितने खुश होते। मां की आंखें छलछला आई थीं। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तो इन बच्चों की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। रजत की मां ने सांत्वना दी थी। आप विवाह कब करना चाहेंगी? मां ने संयत हो पूछा था। आपके कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, उनकी राय ले लीजिए। जितनी जल्दी संभव हो, हमें कोई असुविधा नहीं होगी। अचानक पास वाले कमरे से अजीब सी गो गो की आवाज आई थी। रजत के माता पिता चौंक उठे थे। मां तनिक असहज हो उठी थी। मेरा बेटा है, जन्म से अभागा है। बीच में मां रुक गई थी। क्या हुआ आपके पुत्र को? रजत के पिता शंकित दिखे थे। अभागे को भगवान ने जन्म से आंख कान नहीं दिए हैं। ओ माय गॉड, उसकी केयर कौन लेता है? मे आई हैव अ लुक ऑफ हिम। रजत के पिता अस्थिर से थे और उस मानवाकृति को देख रजत के माता पिता के चेहरों पर वितृष्णा आ गई थी।
आपको तो इसके लिए पूरा समय देना होता होगा मिसेस कुमार। आपकी फैमिली में कोई और ऐसा है जो इसका दायित्व ले सके? इस कटु प्रश्न के उत्तर में सहजता से मां ने कह दिया था, जब तक मैं हूं किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। मेरे बाद इसकी बड़ी बहन है, उसे ही निर्णय लेना होगा। ठीक है, हम आपको भोपाल जाकर पत्र लिखेंगे। भोपाल से रजत का पत्र आया था। अपने जीवन से जुड़ा इतना बड़ा सत्य तुमने मुझसे छिपाए रखा। क्यों आकांक्षा? काश ये सत्य तुमने पहले ही बता दिया होता। माँ पापा इस बात को गले से नीचे नहीं उतार पा रहे हैं कि तुमने मुझे सब कुछ जानते समझते अंधकार में रखा। उनकी भावनाएं भी समझने की कोशिश करना आकांक्षा। अंततः वे मेरे जन्मदाता हैं। वे कैसे इस बात पर विश्वास करें कि जिस प्रेम विवाह का आधार ही झूठ पर टिका है वह चिरस्थायी हो सकेगा। मैं विवश हूं। काश हम कभी ना मिले होते। रजत। पत्र की एक एक पंक्ति मानो आकांक्षा को उलाहना दे रही थी। झूठी है वह। अपने स्वार्थ के लिए उसने धोखा दिया उस रजत को जिसके प्रथम स्थान के लिए उसने अपना प्रिय विषय फिजिक्स तक छोड़ने का निर्णय ले लिया था। आज उसी रजत ने उसे स्वार्थी ठहराया था। सिर धुनकर रोने की इच्छा मन में दबाए घर में घुसती आकांक्षा को भाई की गों सुनाई पड़ी थी। उस आवाज को सुनते ही आकांक्षा क्रोध में पागल सी हो उठी थी। मां बाथरूम में थी। खुले नल की तेज आवाज से भाई की विकृत कंठ ध्वनि दब गई थी। क्रोधावेश में जोर लगाकर भाई के शरीर को बलपूर्वक खींचकर आकांक्षा ने धरती पर पटक सा दिया था। औंधे मुंह धरती पर गिरे भाई की कंठ ध्वनि अचानक मौन हो गई थी। आकांक्षा का उस ओर ध्यान भी नहीं गया था। उसी आवेश में द्वार खुला छोड़ आकांक्षा बाहर चली गई थी। कहीं किसी एकांत की खोज में लाइब्रेरी के एक कोने में बैठ आकांक्षा रो पड़ी थी। घंटों बाद पुस्तकालय के उस एकांत कोने में बैठी आकांक्षा को पड़ोस के लड़के ने खोजकर खबर दी थी। जल्दी घर चलिए दीदी, आपके भाई नहीं रहे। वे पलंग से नीचे गिर गए थे। डॉक्टर कहते हैं नीचे गिरने से उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। क्या? आकांक्षा स्तब्ध रह गई थी। स्वप्नवत आकांक्षा घर पहुंची थी। मां का रो रो के बुरा हाल था। पड़ोस की स्त्रियों ने आकांक्षा के जर्द पड़े चेहरे पर दया की दृष्टि डाल रोना शुरू किया था। हाय बिटिया, तेरा भैया चला गया रे। आकांक्षा मानो इस संसार में ही नहीं थी। अनजाने में वह क्या कर बैठी। कई दिनों तक निशब्द पड़ी आकांक्षा को मां ने समझाना चाहा था। ऐसे मन छोटा करने से कैसे चलेगा कांक्षी? बेटी, हमारे भाग्य में उसका इतने ही दिनों का साथ था। मां के आंचल में मुंह छिपा आकांक्षा सिसक सिसक के रो पड़ी थी। ना बेटी ना, उसके हित में तो जाना ही ठीक था। तू क्यों रोती है? अभी तेरी मां जीवित है बेटी। आंचल से उसके आंसू पोंछती मां भी रो पड़ी थी। मां, मैंने ही उसे मार दिया। छी, क्या कहती है कांक्षी? वो इस तरह जरा सी देर में पलंग के नीचे आ गिरेगा और झटके से गर्दन टूट जाएगी। कौन जानता था बेटी? जरा नहाने ही तो घुसी थी। हाँ, शायद तू घर का द्वार खुला ही छोड़ गई थी कांक्षी। मां से लाइब्रेरी जाने की बात कहकर ही तो आकांक्षा घर से जरा दूर पहुंची थी कि पोस्टमैन ने वह पत्र उसे थमाया था। लाइब्रेरी जाने का साहस कहाँ रह गया था। वापस घर पहुंच उसने अपनी चाबी ही से तो द्वार खोला था। द्वार भेड़ते ही लॉक हो जाया करता था। माँ बेटी दोनों ही पर्स में द्वार की चाबी अवश्य रखती थी। काश उस दिन वह चाबी पर्स में न मिलती। पर कई बार आकांक्षा ने चाहा था माँ को उस सत्य से परिचित करा दे, किंतु साहस ने कभी साथ नहीं दिया। अपने पुत्र की हत्यारिन को क्या माँ क्षमा कर अपना स्नेह दे सकेंगी? उस घटना के बाद से कितनी रातें उसने जागकर बिताई थीं। कितनी बार सोते सोते वह अचानक चिल्लाकर जाग उठती। माँ उन बातों को उसके दिल पर लगा सदमा ही मानती रही। अपने आप से उसे डर लगने लगा था। न जाने कब कहाँ वह सत्य उसके मुख से निकल न जाए। भाई की मृत्यु ने उसे सामान्य नहीं रहने दिया था। माँ ने रजत के विषय में पूछना चाहा था।
यहाँ से जाकर उन्होंने कोई पत्र नहीं डाला। तू रजत को लिखकर पूछती क्यों नहीं कांक्षी? क्या पूछूं माँ? तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकूंगी मैं? अरे पगली, मेरी किस्मत में जो है झेल लूंगी। तू क्यों मेरे लिए अपना जीवन नष्ट करेगी? रजत अच्छा लड़का है। तेरा विवाह कर मैं किसी आश्रम में जा बसूंगी। नहीं माँ, मेरी शादी की बात कभी मत करना। इस जीवन में वह संभव नहीं। तेरे और रजत के बीच कोई बात हुई है बेटी? यही समझ लो। मुझे नहीं बताएगी? नहीं माँ, वो बात नितांत मेरी अपनी है। जन्मदात्री माँ को कैसे बताती? उसके स्वर्गवासी पुत्र के कारण ही बेटी का जीवन नष्ट हो गया था। कितनी बार उसने रजत को अपने घर परिवार के बारे में बताना चाहा था, पर हमेशा उसने यही कहकर टाल दिया था, तुम मेरी आकांक्षा हो। तुमसे जुड़े जो तुम्हारे अपने हैं वे भी मेरे हैं। वही रजत उसे धोखेबाज की संज्ञा दे त्याग गया था। आकांक्षा अपने से डरने लगी थी। रात में माँ को शांति से सोते देख आकांक्षा उद्विग्न हो उठती। अगर माँ को सच्चाई पता चल जाए तब भी क्या वह उसे प्यार से यूं चिपटा निर्द्वंद सो सकेंगी? भाई की जिस गों गों की आवाज से वह घृणा करती आई थी, रात के गहन सन्नाटे में अब वह निरंतर वही सुनती रहती थी। न जाने अंत में उसे कितना कष्ट हुआ होगा। कभी कभी अपने को दंडित करने के लिए आकांक्षा गर्मियों की चिलचिलाती धूप में यूनिवर्सिटी से घर तक पैदल आती बदहवास हो उठती थी। अपराध बोध उस पर कभी इस हद तक हावी हो उठता कि माँ शंकित हो उठती। तुझे क्या हो गया है कांक्षी? खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। क्या सोचती रहती है मेरी बच्ची? माँ, भाई के बिना तेरा सब कुछ खत्म हो गया ना? उदास आकांक्षा माँ के निष्प्रभ मुख पर दृष्टि जमा देती थी। सच कहूँ कांक्षी, उसके हक में तो चला जाना ही ठीक था, पर माँ हूं ना। लेकिन तूने ये कैसी बात कह दी बिटिया? मेरा अब सब कुछ तू है कांक्षी। भगवान तुझे सुखी रखे। विभाग में कार्य करती आकांक्षा अचानक गलतियां कर जाती। विभागाध्यक्ष विस्मित होते। उस प्रतिभाशाली लड़की से ऐसी त्रुटि? कहाँ खो गई हो आकांक्षा? सॉरी सर। आकांक्षा जैसे अचानक जाग उठती। क्या बात है, माँ तो ठीक है ना? जी सर। ऐसा लगता है तुम अपना आत्मविश्वास खो रही हो। क्यों आकांक्षा? पता नहीं क्यों सर, मुझे हमेशा डर लगता है। किस बात का डर आकांक्षा? आकांक्षा मौन रह गई थी। घर में माँ से आकांक्षा कभी बचकाने प्रश्न पूछ बैठती। माँ, अगर कोई पाप करे तो क्या उसे सचमुच नरक में दंड मिलता है? हाँ बेटी, मैं भी तो नरक भोग रही हूँ। न जाने क्या गलती की थी। पर माँ, तूने तो कोई गलती नहीं की। दंड तो मुझे मिलना चाहिए। छी मेरी बच्ची, भगवान तुझ पर दयालु रहें। दुखों का साया भी तुझ पर ना पड़े। माँ भयभीत हो उठती। उस दिन पास के घर में पुलिस आई थी। देख तो कांक्षी, गिरजा ताई के यहाँ पुलिस क्यों आई है? मैं नहीं जाऊंगी माँ। अरे वो तेरी बूढ़ी ताई हैं। परेशानी में हमें उनका साथ देना चाहिए ना। चल मेरे साथ। माँ आकांक्षा का हाथ पकड़ गिरजा ताई के घर ले गई थी। गिरजा ताई का हृदय विदारक रुदन सुन आकांक्षा सिहर गई थी। पड़ोसियों ने सूचित किया था, बेचारी की एकमात्र बेटी जलकर मर गई। अरे जलकर नहीं, जलाकर मार दी गई है। दूसरा पड़ोसी फुसफुसाया था, हाय मेरी बेटी, कहाँ से पाऊंगी मैं अपनी लाडली को रे। गिरजा ताई को संभाल पाना कठिन था। आकांक्षा सामान्य न हो सकी थी। 2 दिन बाद पुलिस इंस्पेक्टर माँ के पास भी आया था। द्वार खोलती आकांक्षा इंस्पेक्टर को देख एकदम पीली पड़ गई थी। झटके से द्वार बंद कर वापस भाग उसने अपना कमरा बंद कर लिया था। इंस्पेक्टर द्वारा पुनः द्वार खटखटाने पर माँ ने द्वार खोला था। ये क्या आकांक्षा? इंस्पेक्टर को देख तू इस कदर डर क्यों गई थी? क्या सोचा होगा उसने? माँ स्पष्टतः रुष्ट थी। मुझे डर लगता है माँ। किस बात का डर? तू मुझसे कुछ छिपाती है कांक्षी। कहीं रजत के साथ कुछ गलती तो नहीं करती? माँ चिंतित हो उठती।
कहीं अनजाने में लड़की से कोई अपराध तो नहीं हो गया। पिता के मित्र विभागाध्यक्ष ने भी आकांक्षा की मां से उसके प्रति चिंता व्यक्त की थी। न जाने क्यों आकांक्षा सामान्य नहीं लगती। घर में सब ठीक तो है ना? जी हाँ, शायद भाई की मृत्यु और रजत से अलगाव इसकी वजह हो। सोचता हूँ स्थान परिवर्तन आकांक्षा के लिए अच्छा रहेगा। विवाह के लिए तो वह तैयार ही नहीं होती। कहाँ भेजूं उसे? आप तो पूरी स्थिति जानते ही हैं। माँ के नयन भर आए थे। आप परेशान न हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। विभागाध्यक्ष ने माँ को आश्वासन दिया था। कुछ ही दिनों बाद विभागाध्यक्ष ने अचानक आकांक्षा को बुलाकर कहा था, तुम्हारा रिसर्च वर्क कैसा चल रहा है आकांक्षा? 2 एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ठीक नहीं आए हैं सर। मुझे लगता है किसी वजह से तुम काम में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर, आपको शिकायत का मौका न दूं। संयुक्त राज्य की 2 छात्रवृत्तियां आई हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें नॉमिनेट कर सकता हूँ। माँ से पूछकर बताऊंगी सर। माँ ने सहर्ष स्वीकृति दे दी थी। नई जगह जाकर तू इस हादसे को भुला सकेगी कांक्षी। तू चली जा। पर तुम अकेली पड़ जाओगी माँ। आकांक्षा चिंतित थी। मेरी चिंता छोड़, अपने घर में तेरी दीपा मौसी को रख लूंगी। दोनों अकेली जान आराम से रह लेंगी। दीपा सान्याल माँ की घनिष्ठ मित्र और उसकी मुंहबोली मौसी थी। आकांक्षा को सितंबर के अंत तक न्यूयॉर्क पहुंच जाना था। दीपा मौसी ने ही अपनी बहन के लड़के अक्षत को पत्र लिखा था कि वह एयरपोर्ट पर उसे रिसीव कर ले। कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरी आकांक्षा घबरा सी गई थी। इस भीड़ में उस अपरिचित को कैसे पहचानेगी? कस्टम आदि से निबट बाहर आती आकांक्षा की दृष्टि सामने खड़े युवक के हाथ में पकड़े गए प्ले कार्ड पर पड़ी थी। बड़े स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम उभर आया था, आकांक्षा। उसके निकट जा धीमे से आकांक्षा ने कहा था, आकांक्षा। थैंक्स गॉड, आप सचमुच किसी की भी आकांक्षा हो सकती हैं। मैं अक्षत, दीपा मौसी का लाडला भांजा। आइए। शालीनता से पीछे हट उसने आकांक्षा के लिए राह दी थी। बाहर खड़ी अनगिनत कारों की संख्या देख आकांक्षा विस्मित हो उठी थी। कार की चाबी से द्वार खोल अक्षत ने आकांक्षा को बैठने के लिए आमंत्रित किया था। कार तीव्र गति से भाग चली थी। साथ भाग रहे दृश्यों को देख आकांक्षा मुग्ध हो उठी थी। पूरे रास्ते अक्षत रनिंग कमेंट्री देता गया था। एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोककर अक्षत ने कहा था, आइए कोल्ड ड्रिंक ले लें, फिर आपको हॉस्टल पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, पहले हॉस्टल ही जाना चाहूँगी। अभी प्लेन में इतना सब दिया गया कि कुछ और ले पाने की गुंजाइश भी नहीं है। श्योर, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं चलेगा? ना, एज यू विश। अक्षत ने कार उसके हॉस्टल के सामने ही लाकर रोकी थी। सामान उठाते अक्षत को देख वह झिझक गई थी। आप रहने दें, मैं ले जाऊंगी। आप लकी हैं मिस, जो बोझा उठाने ये गुलाम हाजिर है, वरना यहाँ अपने काम के लिए अपने 2 हाथों पर ही निर्भर रहना होता है। कुछ दिनों में जान जाएंगी, यहाँ महिलाओं को पुरुषों से विशेष मदद नहीं मिलती मिस आकांक्षा। थैंक यू, आप मुझे सिर्फ आकांक्षा ही पुकारें अक्षत जी। फिर मैं क्यों अक्षत जी कहलाऊं? अच्छा भला सा नाम है, अक्षत। चाह कर भी मेरा नुकसान नहीं कर सकेंगी आकांक्षा। दोनों हंस पड़े थे। अक्षत के वहां रहने से सब कुछ कितना आसान हो गया था। डिपार्टमेंट में पहुंचाकर अक्षत ने ही समझाया था। अमेरिकन भोजन उसे अप्रिय लगा तो अक्षत ने कहा, एक पार्टनर के साथ अपार्टमेंट लेना ठीक रहेगा। वहां अपने मन का खाना भी बना सकती हो और हॉस्टल के मुकाबले अपार्टमेंट सस्ता भी पड़ेगा। अक्षत के प्रयासों से ही पिछले 6 माह से आकांक्षा एक दक्षिण भारतीय लड़की के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रही थी। अक्षत पर आकांक्षा कितना निर्भर करने लगी थी। एक दिन अक्षत हंस पड़ा था। कभी तुम्हारे साथ रहते लगता है विवाह के पहले ही उत्तरदायी पति बन गया हूँ। छी, ठीक है, अब कभी कोई काम करने को नहीं कहूँगी। आकांक्षा रुष्ट हो गई थी। फिर तो मुश्किल है,
अपनी आदत ही हुक्म बजा लाने की पड़ गई है। तुम अगर ऑर्डर नहीं दोगी तो बेमौत मर जाऊंगा। आकांक्षा उसकी नाटकीय मुद्रा पर हंस पड़ी थी। जो भी हो, अक्षत के कारण भारत में रह रही मां को आकांक्षा को भी चिंता मुक्त कर गया था। इस शांतिपूर्ण जीवन में आज अचानक ये उद्वेलन क्यों? कॉल बेल बज रही थी। मुश्किल से उठकर आकांक्षा ने द्वार खोला तो अक्षत को व्यग्र खड़ा पाया। कैसी हो आकांक्षा? मैं काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए चला आया। ठीक हूँ अक्षत, थैंक्स। पर तुम्हारा चेहरा तो दूसरी ही कहानी कह रहा है। मुझसे सच नहीं बताओगी आकांक्षा? यहाँ हम एक दूसरे के सहारे ही तो रहते हैं। तुम्हारा कष्ट जाने बिना दूर कैसे कर सकता हूँ? अक्षत की वाणी में न जाने क्या था। आकांक्षा अपने हाथों में मुंह छिपा रो पड़ी थी। प्यार से आकांक्षा का सिर वक्ष से सटा, उसके केश सहलाता अक्षत मौन खड़ा रह गया था। रोते हुए आकांक्षा ने उस कटु सत्य की कहानी टूटे फूटे शब्दों में सुना डाली थी। आज अक्षत के साथ जार में रखे उस नमूने ने उसे सब याद दिला दिया था। मैं हत्यारिन हूँ, अपराधिनी हूँ अक्षत, मैं क्या करूँ? वो कहानी सुन अक्षत स्तब्ध रह गया था। बहुत देर निर्वाक बैठे अक्षत को ताक आकांक्षा ने कहा था, मुझे पुलिस में दे दो अक्षत, मैंने उसकी हत्या की है। तुम्हें दंड दिलाकर तुम्हारी मां को क्यों दंडित करूं आकांक्षा? आकांक्षा की प्रश्न भरी दृष्टि के उत्तर में अक्षत ने कहा था, उत्तेजना में भाई को धक्का देते समय तुम सामान्य नहीं थी। क्रोधावेश में व्यक्ति पागल हो जाता है। सच कहो, क्या तुमने सोचा था तुम उसकी हत्या कर रही थी? आकांक्षा ने नकारात्मक सिर हिलाया था। वो एक दुर्घटना थी आकांक्षा। भाई बहन लड़ते समय एक दूसरे को धक्का देते हैं। शायद यह भी वैसी ही एक घटना थी, पर इसका अंत त्रासदीपूर्ण था। आकांक्षा को मौन पा अक्षत ने आगे कहा था, यही सच है आकांक्षा, मैं यह नहीं कहता तुमने गलती नहीं की। एक असहाय के प्रति तुम्हारा क्रूर व्यवहार गलत था, पर इस गलती का दंड तुम्हारा भयंकर अंतर्दाह रहा है। क्या इतने दिनों तुम कभी शांति की नींद सो सकी? नहीं अक्षत, हमेशा मेरा अपराध बोध मुझे झकझोरता रहा। शायद इसीलिए कई बार मेरे साथ भी तुम अचानक असहज हो जाती थी। तुम जब भी मानव विकृति की बात करते थे अक्षत, मेरा अतीत मुझे अपराधी ठहरा, मुझे असहज बना जाता था। कई दिनों के लिए मैं असामान्य हो जाती थी अक्षत। कई बार मैंने सोचा, क्यों तुम्हें उन बातों से इस कदर वितृष्णा थी? विकलांगता घृणा की वस्तु नहीं है आकांक्षा। सच कहूं अक्षत, यहाँ आकर विकलांगता के प्रति मेरा जीवन दर्शन ही बदल गया है। इस देश में वे कितने सहज आत्मविश्वास से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। हर जगह उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। अगर आज तुम्हारा भाई जीवित होता तो आकांक्षा, मैं उसे अपना दायित्व स्वीकार कर मां को संतोष देती अक्षत। अब क्या करोगी आकांक्षा? अपनी भूल का परिष्कार करना चाहूंगी अक्षत। मैं भारत लौट रही हूँ। क्यों? उनकी सहायता में जीवन अर्पित करना चाहूंगी अक्षत, जिन्हें सहारे की आवश्यकता है। मैं भी तुम्हारे साथ का प्रत्याशी हूँ आकांक्षा। तुम समर्थ हो अक्षत, मेरे गुरु हो। तुम विकृति को सुकृति में बदल सकोगे, मुझे विश्वास है। गुरु दक्षिणा दोगी आकांक्षा? तुम मांग कर तो देखो अक्षत, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है, यहाँ की पढ़ाई पूरी करके हम दोनों साथ भारत वापस लौटेंगे। वहाँ तुम अपने निर्णय को साकार कर सकोगी आकांक्षा। तुम मेरे साथ चलोगे? ये सब जानकर तुम मुझसे घृणा नहीं करते अक्षत? स्वयं गलती स्वीकार करने के बाद अपराधी से घृणा करना पाप है आकांक्षा। तुमने जो सत्य किसी के सामने नहीं स्वीकारा, वो मेरे समक्ष क्यों स्वीकार किया, बता सकती हो आकांक्षा? निरुत्तरित आकांक्षा के मुख पर आई लट को प्यार से संवारते हुए अक्षत ने कहा था, क्योंकि तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो, मुझ पर अगाध विश्वास रखती हो। ठीक कहा ना? शायद आकांक्षा को उत्तर नहीं सूझ रहा था।
अपने अंतर के बंदी अपराधी को मुक्त करने का समय आ गया है। आकांक्षा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, मन शांत हो जाएगा। अब कहीं बाहर जाकर मन की शांति खोजने की जरूरत नहीं रही अक्षत। तुमने मेरे अंतर की वेदना समझी है। आशीर्वाद दो, मेरी यही अंतर वेदना मेरे भाई जैसे असहायों को अपनी स्नेहधार से आप्लावित कर सके। तुम मेरे गुरु हो अक्षत। अक्षत की चरण धूलि लेने को झुकती आकांक्षा को अक्षत ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।